अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए रब्बे कायनात मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख, आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। आमीन। और साथ ही आपको बताएं कि मोदी सरकार नफरत के पैरोकार हिंदू मुहाजिरीन को भी ना बख्शा। अब भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदू मुहाजिरीन की मौत, पाकिस्तानी हिंदू मुहाजिरीन की लाशें जौधपुर से मिली। पाकिस्तानी हिंदू खानदान का एक फर्द ही जिंदा बच सका, 11 अफराद की मौत कैसे हुई, ताहाल वजह सामने ना आ सकी। पुलिस तहकीकात में टाल मटोल से काम लेने लगी। आपको बता रहे हैं कि मोदी सरकार नफरत की पैरोकार हिंदू मुहाजिरीन को भी ना बख्शा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदू मुहाजिरीन की मौत हुई। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। सर, मोदी सरकार जो है वो नफरत की पैरोकार बन चुकी है और पाकिस्तानी हिंदू मुहाजिरीन को भी ना बख्शा। हालांकि वो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, मगर फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पर? देखिए, जब ये लोग माइग्रेट करके जाते हैं, खासतौर पे हिंदू जो गए, उनको एक सब्ज बाग दिखाया होता है या वो खुद समझते हैं कि वो एक ऐसी सरजमीन पे जा रहे हैं जहां हिंदुत्व का प्रचार, और वो जाएंगे तो पता नहीं उनको सड़कों पे बिठा दिया जाएगा और उनके दिन फिर जाएंगे। यहाँ पे वो दिन जो भी उनके हैं, जैसे वो आबाई जमीनों पे बैठे हैं, लेकिन उनको ये शायद इससे बेहतर आगे कुछ मुस्तकबिल नजर आता है, लेकिन वो एक घनौना ख्वाब होता है। उसकी वजह ये है कि जब ये लोग वहां जाते हैं तो इनको वेलकम नहीं किया जाता, क्योंकि इनके नाम के साथ अभी तक पाकिस्तान लगा होता है। ये जाके शहरियत इनको मिलनी है, उसके लिए कुछ वक्त चाहिए। मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ 2 साल की मुद्दत मुकर्रर की है, लेकिन आप सोचिए कि ये जाके जब वहां पे अपने रोजगार के लिए भाग दौड़ करते हैं, वहां पे कोई काश्तकारी या इस तरह का कोई जरिया अपनाने की कोशिश करते हैं, तो लोकल पॉपुलेशन इनको वेलकम नहीं करती, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद उनके हकूक के ऊपर डाका मारा जा रहा है। लिहाजा इन लोगों को, बेचारों को वहां पे गुर्बत की मदारों के तौर पे, मजदूरों के तौर पे वहां पे वक्त गुजारना पड़ता है, और इस असना में फिर वो पाकिस्तान का नाम लगा हुआ उनके साथ, वही उनके लिए एक बन जाता है और सजा काटते हैं। ये तो इंतहा हो गई कि पूरा खानदान का खानदान एक मार दिया, 11 लोग कत्ल हो गए। और इसमें सबक उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान छोड़ के यहां से जाते हैं, उनको इस बात का एहसास करना होगा कि ये पाक सरजमीन जो है, यही है जो उनकी अपनी धरती है, जो उनको संभाल के बैठी हुई है। इससे बेहतर उनके लिए मुस्तकबिल कहीं नहीं है। भारत जिसका वो समझते हैं कि हिंदू देश है, वो तो अब इस वक्त तो पाकिस्तान के नाम पे और मुसलमान किसी के नाम को, ये दोनों चीजें ये उसके लिए वहां पे काबिल कबूल नहीं है, और वो इंसान अपना मुस्तकबिल खतरे में डाल रहा है। लिहाजा इनको एहतियात करनी चाहिए और सोचना चाहिए 100 दफा कि इनको अपनी धरती से बाहर जाना है या नहीं जाना। अगर ये नहीं सोच विचार करेंगे तो जो अंजाम इन 11 लोगों का हुआ है वो बाकियों का भी मुंतजर होगा वहां। सही। जनरल साहब, ये फरमाइएगा, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, तो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ जो पाकिस्तान में हासिल है वो तमाम दुनिया तस्लीम करती है, मगर भारत में अब ये अंदोहनाक वाक़या हुआ, पूरा खानदान मार दिया गया, कश्मीर के हालात खराब हैं, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश होती है। और अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो पूरी दुनिया में उसकी आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं। देखिए, बात यह है कि ये नहीं कि ये वाक़या दुनिया इनका नोटिस नहीं लेती, नोटिस तो लिया होता है। आपको याद होगा ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने रिपोर्ट लिखी, भारत को भेजी। उन्होंने ये भी कहा कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए, खासतौर पर कश्मीर के मामले में। तो पता तो है, लेकिन ये है कि ये जो हुकूमतें हैं अमूमन वो अपने मफादात में, अपने मुल्क के मफादात, अपनी माली माशी मफादात को सामने रखते हुए फैसले करते हैं। सही। लेकिन ये चीजें बहुत अरसे तक ऐसे रह नहीं सकती। जब जुर्म बढ़ता है तो फिर उन हुकूमतों को भी बिलाखिर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी अपने अवाम की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इनको उजागर करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि आज अगर रिएक्शन नहीं तो हमें नहीं बोलना या बताना, हमें दुनिया की आंखें खोलने के लिए कोशिश रहना चाहिए। ये हालात और ये वाकयात सारे दुनिया के सामने रखने चाहिए। और बहुत बड़ा ये जुल्म है, एक खानदान के 11 अफराद को यूं मार देना, तो ये अक़वाम आलम के सामने जाना चाहिए। तो कब तक आंखें बंद रखेंगे अक़वाम आलम? बिलाखिर ये जुल्म जो यहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर नोटिस लेना पड़ेगा और बात करनी होगी। लेकिन हमें ये चीजें अक़वाम आलम के सामने वक्तन फवक्तन
रखते रहना चाहिए ताकि उनके नॉलेज में ये सारा कुछ जुल्म बरबरीत उनके नॉलेज में हो। सही। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात तो सिरे से ही खराब हैं, अब ये हिंदू मुहाजिरीन वाला वाकया भी हो गया है, तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के मौकिफ को और ताल्लुकात की कशीदगी को? इनको हिंदू मुहाजिरीन न देखें, इनको पाकिस्तानी देखें। जी सर। बस जब पाकिस्तान उनके साथ होगा, क्योंकि उनको शरीयत तो मिली नहीं हुई थी वहां पे अभी तक, सही, तो जब तक शहरियत नहीं मिलती वो पाकिस्तानी कहलाएंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में सवाए नफरत के और बोया क्या है। तो जब एक नफरत के इतनी यानी जड़ें पकड़ जाए किसी भी सोसाइटी में, नफरत किसी भी मुल्क के खिलाफ या किसी इंसान के खिलाफ, तो आप सोचिए ताल्लुकात वहां पे क्या होंगे। सही। नफरतें हमारी तरफ तो नहीं है, हमारे यहाँ तो ना कभी इलेक्शन भारत की नफरत पे लड़ा गया है, ना ही यहाँ पे हर कोई भारत की नफरत पे बात करता है। यहाँ तो बहुत अल्लाह का करम है कि आपको जो अल्लाह ताला ने दीन दी है उसके आप कह लीजिए कि दीन की तालीमात की रोशनी में आप बड़े खुले दिल से बात करते हैं। तो भारत में तो बहुत तंग नजरी है, तो ये बेचारे पाकिस्तानी होने के नातों मारे गए हैं। और ताल्लुकात तब ठीक हों जब भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत कम हो, रेशा दवानियां कम हो, साजिशें कम हो। ये चीजें जो हैं वो जब तक चलती रहेंगी नफरतें भारत की तरफ से जारी और सारी हैं और मोदी सरकार नफरत की पैरोकार है और पाकिस्तानी मुहाजिरीन को ना बख्शा गया और पूरे खानदान को मार दिया गया। दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया और आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। भारत में मोदी के इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी। इंतहा पसंदों ने जय श्री राम का नारा ना लगाने की पादाश में बुजुर्ग रक्षा ड्राइवर को बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मोदी सरकार के इंतहा पसंदों ने जुल्म की इंतहा कर दी। राजस्थान के इलाके में इंतहा पसंद हिंदू बुजुर्ग रक्षा ड्राइवर पर चढ़ दौड़े। जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे न लगाने की पदाश में बुजुर्ग शहरी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इंतहा पसंद बुजुर्ग मुसलमान शहरी को पाकिस्तान चले जाने का बोलते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा ड्राइवर जान बचाकर निकला। इंतहा पसंदों ने कुछ फासले पर उन्हें दोबारा पकड़ लिया, उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। बुजुर्ग मुसलमान की दाढ़ी खींचते रहे और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तशद्दुद से बुजुर्ग शहरी के दांत टूट गए, एक आंख सूज गई, जिस्म के दीगर हिस्सों में भी चोटें आईं। इंतहा पसंदों ने 52 साला अब्दुल गफार का रक्षा और नकदी छीनने के बाद छोड़ दिया। बुजुर्ग शहरी के अहले खाना ने पुलिस में रिपोर्ट में दर्ज कराई। सोशल मीडिया भी बुजुर्ग शहरी की आवाज बन गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में लेने का दावा किया है। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अकलीतों पर तशद्दुद का ये कोई पहला वाकया नहीं। इससे कबल भी हिंदू तवा नजरिए की हामी भारत में अकलीतों पर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें भारत में अकलीतों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात पर कई बार आवाजें बुलंद कर चुकी हैं। और कश्मीर के मुतालिक आपको खबर देते हुए बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, जबरी पाबंदियों का स्याहदार, बदतरीन लॉकडाउन, वादी में भूख और बीमारी के डेरे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, अक़वाम आलम खामोश तमाशाई है। आपको बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी है। जबरी पाबंदियों का स्याह दौर, बदतरीन लॉकडाउन, वादी में भूख और बीमारी के डेरे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं और अक़वाम आलम खामोश तमाशाई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी और सारी है और जबरी पाबंदियों के स्याह दौर को 1 साल भी मुकम्मल हो चुका है। तमाम अक़वाम आलम इस पर खामोश तमाशाई नजर आती हैं क्योंकि भारत जो है उसने कोरोना लॉकडाउन में भी कश्मीरियों का ख्याल नहीं किया और कश्मीरी कोरोना जैसी बदतरीन सूरत हाल का भी सामना करते रहे और भारतीय बर्बरियत का भी सामना करते रहे और वादी में भूख और बीमारी के डेरे जारी हैं। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का अज़्म, दरख्त लगाएं, माहौल बचाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम, वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में पौधा लगाया। वजीर आजम का आवाम को दरख्त लगाने का पैगाम, शजरकारी ना की तो इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने की जंग जीतनी है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से गंदुम की पैदावार कम हुई। वजीर आजम ने इसी लम्हे टाइगर फोर्स की भी तारीफ की। मैं आज अपनी टाइगर फोर्स को पहले तो मुबारक देता हूं कि एक उन्होंने आज वो काम किया है
35 लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। तो मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। ये दुनिया में वो मुल्क है जिधर जो मौसम तब्दील हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज, जो गर्मी बढ़ती जा रही है दुनिया में, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 5 या 8 नंबर पे सबसे ज्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। हमारी जो पैदावार है, जो हम मसलन जो गंदम पाकिस्तान उगाता है अपने लोगों के लिए, ये याद रखें पिछले 2 साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है। इस साल 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है, क्योंकि बारिशें उस वक्त पे हो गई जो अमूमन होती नहीं है, और ये मौसम की तब्दीली की वजह से। ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है, अपने जंगलात खत्म करके, अपने दरख्त काट के, उसका ये नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर हैं, जिधर से दरियाओं में पानी आता है, 80% पानी तो ये ग्लेशियर से आता है जो पहाड़ों पे है। तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, दरियाओं में कम पानी जाएगा, और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे। पाकिस्तान को सरसब्द शादाब और आलूदगी से पाक बनाने के मिशन 1 डे प्लांटेशन ड्राइव के तहत एक दिन में 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सरसब्ज पाकिस्तान 1 डे प्लांटेशन ड्राइव का आगाज, एक दिन में 45 लाख पौधे लगाने का हदफ। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को सरसब्ज शादाब और आलूदगी से पाक बनाने के मिशन का आगाज हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है, जिससे निपटने के लिए शजरकारी इंतहाई अहम और नागुज़ीर है। इमरान खान ने टाइगर फोर्स और तलबा समेत पूरी कौम से शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाना हमारा हदफ है। वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मुल्क के कई शहरों में पौधे लगाए गए। मुल्क भर में आज से शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि वजीर आजम की सरबराही में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ है, जिसमें से आज 20 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। 5 सालों में गुज़श्ता हमने 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस दफा जो हमें टारगेट मिला है पूरे पाकिस्तान में तो 10 अरब का है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा 1 अरब का टारगेट मिला है कि इस 5 सालों में, जिसमें ऑलरेडी 2 साल हमारे गुजर चुके हैं और 3 साल बाकी है, इंशाअल्लाह इसमें हम 1 अरब टारगेट है, लेकिन इंशाअल्लाह 1 अरब से ज्यादा इंशाअल्लाह हम नए पौधे लगाएंगे, नए दरख्त लगाएंगे। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है ग्रीन पाकिस्तान, तो हम ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम करेंगे। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अज़ा में वज़ीर आज़म ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम जारी है। इंसाफ टाइगर के रज़ाकारों की मुहिम में जिला इंतजामिया के साथ साथ भरपूर शिरकत। वजीर आजम पाकिस्तान ग्रीन शजरकारी मुहिम के सिलसिले में दबदीन नौकंडी ताफ्तान शजरकारी मुहिम जोर शोर से जारी। मुल्क भर में शजरकारी मुहिम के तहत 35 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। बलोचिस्तान जनूब मगरबी रीजन के जनरल सेक्रेटरी मलिक अमानुल्लाह नौतीजई की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर दबदीन जावेद, जोम के जिले जनरल सेक्रेटरी जाकिर बलोच, हाकिम जारी सद्दाम, सागिर कुमार, फरीद हसन, शोएब बलोच, तहसील ताफ्तान जहूर अहमद हसी ने बाकायदा नया पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इंसाफ टाइगर फोर्स की ताउन से जिला चागी में हजारों दरख्त लगाए जाएंगे। इस मौके पर महकमा जंगलात के ऑफिसर भी मौजूद थे। जिले खुरम में महकमा जंगलात ने क्लीन एंड ग्रीन प्लांटेशन प्रोग्राम के तहत एक ही रोज में 1 लाख पौधे लगा दिए। मुहिम में स्कूलों के बच्चों, जिले इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और एहलकारों और कबायली उम्मीदीन ने हिस्सा लिया।
क्लीन एंड ग्रीन शजरकारी मुहिम के तहत जिला गुरम के मुख्तलिफ इलाकों में आज 1 लाख पौधे लगाए गए। मुहिम में कबायली हमायतीन, जिले इंतजामिया और स्कूलों के बच्चों ने, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने और एहलकारों ने हिस्सा लिया। आगरा के मकाम पर शजरकारी में हिस्सा लेने वाले कबायली हमायतीन का कहना था कि वो अपनी जमीनों और पहाड़ी सिलसिलों में पौधे लगाने की मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। मेंबर सूबाई असेंबली सैयद इकबाल ने कहा कि शजरकारी सदा जारी है और शजरकारी से हमारा मुल्क सरसब्ज व शादाब बन सकता है। हमारा टारगेट है कि 1 लाख पौधे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में लगाएं। इंशाल्लाह जो नजर आ रहा है, हमें लग रहा है कि 1 लाख से ज्यादा पौधा लग जाएंगे। मेरी जमीन पर दरख्त लगाइए। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आजम ग्रीन एंड क्लीन शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधे कुछ देर बाद ही उखाड़ दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर के मकामी जमीन का टुकड़ा मुतनाज़े है और एक ग्रुप की शजरकारी की इजाजत देने पर दूसरा ग्रुप मुश्तइल हो गया। शजरकारी मुहिम में हुल्लड़बाजी, लगाए पौधे उखाड़ दिए गए। डीसी ने पहले इफ्तिताह किया, अब कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिला खैबर में शजरकारी मुहिम हुल्लड़बाजी की नजर हो गई। बाड़ा के इलाके मंडी कस्बे में मुजाहिरीन ने लगाए पौधे उखाड़ दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि हमसे पूछे बगैर हमारी जमीनों पर टाइगर फोर्स ने पौधे लगा दिए। जाती जमीन पर सरकार नहीं, हम खुद ही पौधे लगा सकते हैं। डीसी ने बाड़ा मंडी कस्बे में बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया तो कुछ देर बाद मुश्तइल अफराद ने सारे पौधे उखाड़ दिए। वजीर आला ने पौधे उखाड़ने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डीसी का कहना है कि 2 फरीकैन का तनाजा है, कानूनी कार्रवाई के लिए जायजा ले रहे हैं। दादू में शदीद बारिशें, नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रेले से तहसील जूही के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुफ्त मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं। तिबी इमदादी कार्रवाइयां और अद्वियात की फराहमी जारी है। वजीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों का दौरा, इंतजामिया पर बरहम। आपको बता रहे हैं कि दादू में शदीद बारिशों की वजह से नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रेले से तहसील जूही के कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं, जबकि मुफ्त मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। अद्वियात की फराहमी और तिबी इमदाद भी जारी है। वजीर आला सिंध ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है, इंतजामिया पर और उनकी नाअहली पर बरहम भी हुए हैं और इस सिलसिले में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दादू में बारिश का पानी बेकाबू हो गया। नदी नालों में तुगयानी, पानी के रेले ने तबाही मचा दी। पाक फौज मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। सिंध में एक बार फिर बारिशों ने तबाही मचा दी। दादू में बादल बरसे तो नदी नाले बिफर गए। नई गाज डैम को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले से तहसील जूही के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। अवाम को मुश्किल में देखा तो पाक फौज के जवान मदद को पहुंचे। ISPR के मुताबिक इलाका मकीनों को कश्तियों की मदद से आरजी पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया। मुफ्त मेडिकल कैंप कायम करके तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। वजीर आला सिंध भी मुतासरा इलाके पहुंचे, नुकसानात का जायजा लिया। मुराद अली शाह पेशगी इंतजामात न किए जाने पर मुतलका हुक्काम पर बरहम भी हुए। साफ कह दिया कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं, मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। चेक कर रहा हूँ कि इधर इरिगेशन डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने क्यों नहीं उसका टाइमली उनको पता चला। क्या वो मेट्रोलॉजी वालों की है कि उन्होंने कन्वे नहीं किया या इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं भी चेक करूंगा कि कुछ ताखीर कुछ चीजों में क्यों हुई है और उसका जरूर अजाला इधर करके जाएंगे कि कश्तियां क्यों नहीं टाइम पे पहुंची। वजीर आला सिंध का मजीद कहना था कि जूही को आफतज़दा इलाका करार दिया जाएगा और मुतासिरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रेले जाने लेने लगे। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई।
पानी का बहाव इतना तेज था कि कोस्टल हाईवे का पुल भी बहा ले गया। बीबी नानी पुल में शगाफ पड़ा तो सिंध पंजाब की कोयटा के लिए शाहराह बंद हो गई। डेरा बुगटी में 4 से 5 फुट तक घरों में पानी जमा है। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल, लेकिन सामान पानी में तैरता रहा। मुतासरा इलाकों में इंतजामिया मुतहर्रिक है। बर वक्त कार्रवाइयों से हब के रेले में फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाला जा चुका है। सूबा पंजाब के इलाके रुझान में कोस्टल ओमान से आने वाला बारिश का पानी नदी नालों के किनारों से बाहर निकल आया। सैलाबी सूरत हाल से नवाई देहातों का रुझान से राब्ता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों देहात मुतासिर होने का खतरा पैदा हो गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रुझान में जारी मूसलाधार बारिश से कोहे सुलेमान की नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। दरजंगी समेत दीगर दरों से पानी का हजारों क्यूसेक रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी कच्ची कनाल के ऊपर से भी गुजरने लगा है। सैलाबी पानी बहुत तेज होने के सबब रहायशी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा है। शाहवाली और ओ जमान के मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेरे आब आ गयी। कई देहातों का रुझान से राब्ता मुनक़ता हो गया है। कपास और प्याज की फसलों की बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का खतरा है। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कोट मिठन और रुझान में कच्चे के इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। दरैसिन में मुजफ्फरगढ़ और लैया के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बदीन में बारिशों के बाद सेम नालों में शगाफ से कई देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। सादिकाबाद में चमन माइंस में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कपास की फसल ज़ेरे आब आ गई। पानी करीबी आबादी में भी दाखिल होना शुरू हो गया। चमन माइंस में 139 अलिफ के मकाम पर 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ के बायस कपास की कई एकड़ खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जबकि पानी करीबी आबादी में दाखिल होना शुरू हो गया। ताहाल इमदादी कार्रवाइयां शुरू नहीं की जा सकी। महकमा नहार के हुकाम का कहना है कि चमन माइंस का पानी बंद कर दिया है। अमला भी रवाना हो चुका है। जल्द शगाफ पुर कर दिया जाएगा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। और अब आपको बताएं कि एक और बारिश, कराची फिर डूब गया। अब बादल बरसकर निकल गए और कई दास्तानें छोड़ गए। दावे वादे तो बहुत हुए, मगर हमेशा की तरह नतीजा सिफर रहा। सड़कें तालाब बनी रही, कई इलाके ज़ेरे आब रहे। आज भी कई नशेबी इलाकों में पानी जमा है। एक और बारिश, कराची फिर डूब गया। बादल बरस के निकल गए, कई दास्तानें छोड़ गए। दावे वादे तो बहुत हुए, मगर नतीजा फिर भी सिफर। मजीद ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी देखें, कराची में 3 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद जो है आज बारिश तो थम गई है, लेकिन बारिश थमने के बाद जो शहर के मसाइल हैं, शहर में जो बारिश का पानी है वो अब भी कई इलाकों में जमा है। खासतौर पर जो नशेबी इलाके हैं वहां पर पानी जो है तालाब के मनाजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि जो सड़कें हैं या गलियां हैं, गली मोहल्ले हैं, वो जो तालाब के मनाजर पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान है, शहरी अजियत में है। हुकूमती इंतजाम के हवाले से अगर बात करें तो हुकूमती इंतजाम जो बारिश से पहले थे वो शुरू किए गए थे। नालों की सफाई भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में जो पानी का निकासी आब का सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं हो सका, क्योंकि जो नाले हैं सालों के कई सालों के जो है दबे हुए, बंद पड़े हुए, चौक हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से उसका जो कचरा है, उसकी जो गंदगी है वो निकालने में जो है कई वक्त लग सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो गुजर नाला है उसमें तकरीबन 1 हफ्ता लग गया है साफ करने में। तो शहर की सूरत हाल ये है कि अब भी कई इलाके हैं, खासतौर पर वो इलाके जो कच्ची आबादियों में शुमार किए जाते हैं, जिस तरह बिटाई आबाद, सच्चल गोड, सफरा गोड, मलीर, जाफर तैयार, इसके अलावा औरंगी टाउन, सरजानी टाउन समेत जो दीगर उससे मुलाका इलाके हैं वो पानी से जो है भर गए हैं। पानी वहां पर अब भी जमा है सड़कों पर, जिनकी वजह से न सिर्फ जो शहरियों को आने जाने में तकलीफ है, लेकिन इसके बाद जो बीमारियां फैल रही हैं, मच्छरों की अफजाइश हो रही है, वो सूरत हाल देखने के लिए नजर आ रही है कि हुकूमत की जानिब से जो है इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। अगर हम बात करें तो कराची एक बहुत बड़ा शहर है और 2 से 2.5 करोड़ आबादी का शहर है।
صحیح، کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آئی ہے، سڑکیں تالاب بنی ہوئی ہیں. اشرف سولنگی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. مگر شہر والوں کی کراچی میں بادل برس کر چلے گئے مگر شہر والوں کی اذیت ختم نہ ہو سکی. مونسون کے اس اسپیل میں زیادہ بارش ہوئی تو زیادہ پانی آیا، شہر والوں کے لیے پریشانی بھی زیادہ لایا. انتظامیہ کے دعوے اپنی جگہ مگر کراچی والوں کو اس بار ریلیف نہ مل سکا. شاہراہیں تالاب بنی، کئی علاقے زیر آب آئے، عوام کی زندگی مزید مشکل ہوئی. نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں بھی داخل ہوا. شہر قائد کے کئی علاقوں میں اب بھی بارش کا پانی موجود ہے. جہاں سے نکاسی ہو گئی وہاں کیچڑ سے پیدل چلنا. عوام کا منتخب نمائندوں سے بس ایک سوال، آخر یہ سلسلہ کب تھمے گا؟ نالوں کی صفائی تو ہو گئی، سیوریج سسٹم اور برساتی پانی کی نکاسی کا سسٹم بہتر بنانے کی باری کب آئے گی؟ اس بار کراچی میں بارشوں کا پانی زیادہ دیر نہیں رکا. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا دعویٰ، کچھ علاقوں میں مسائل پیش آنے کا اعتراف کیا. جو ٹربل ایریاز تھے جہاں پہ پانی کھڑا رہا وہ آپ سب نے دیکھ لیے کہ کون سے ایریا تھے. آپ کو وہ پانی نظر آتا ہوگا ایف ٹی سی کے پاس، آپ کو وہ نظر آتا ہوگا جو کارساز کا موڑ ہے وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. ناتا خان کے پاس پانی تھا، اسٹار گیٹ کے قریب پانی تھا، اور ایک اور دو جگہ. یہ وہ جگہ ہیں جو کے ایم سی سے پرٹینڈ نہیں کرتی، یہ بورڈز کی جگہ ہے، کینٹونمنٹ بورڈز کی جگہ ہے. اور جس پر کل بھی ایک جگہ بہت ایشو آ گیا تھا لیکن اس میں ہمیں بڑی سپورٹ ملی کومکار کی طرف سے بھی، پھر کور آفس کی طرف سے. تو وہ جو ہرڈل تھی این ایچ ایس نیول ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب، اس کو پھر کچھ حد تک ریموو کیا جو ایک پانی وہاں پہ جمع ہو رہا تھا. کراچی میں بجلی بحران، سب پریشان، عوام کی دہائی مگر نہیں کوئی سنوائی. سب بدلے گا مگر کے الیکٹرک کی روش نہیں. فالز کے نام پر کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو مشکلات، معمولات زندگی درہم برہم. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں بجلی بحران، سب پریشان ہیں، عوام کی دہائی مگر کوئی نہیں سنوائی. سب بدلے گا مگر کے الیکٹرک کی روش نہیں بدلے گی. فالز کے نام پر کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، معمولات زندگی درہم برہم ہیں. ایک طرف بارشوں نے کراچی میں سیلابی ریلے بہا دیے ہیں تو دوسری جانب کے الیکٹرک کی روش برقرار ہے اور بجلی بھی غائب ہے. شاید اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاید. جی بالکل، کراچی کے 9 دن کے چوتھے اسپیل کے اندر جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں کی لوڈ شیڈنگ ابھی بھی جاری ہے، جس میں ہے کریم آباد، لیاقت آباد، لسان جوہر، گلشن اقبال، بلدیہ، ملیر، عزیز آباد. اس کے علاوہ جو ہے سرجانی ٹاؤن، ایئرپورٹ، نیو کراچی، لندی کوتل کا علاقہ ہے جہاں پر جو رات دیر تک جو ہے بجلی ابھی تک جو معطل ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 3 روز میں جو بارش کے دوران جو ہے حادثات و واقعات جو ہے موتیں ہوئی ہیں، جس میں حادثات و واقعات کے اندر 6 بچے بھی شامل تھے، جس میں شریف آباد کے علاقے ایف سی ایریا میں کرنٹ لگنے سے 5 سالہ جباب خواجہ عبد النگری کے علاقے 6 سالہ عبد الرحمان، گلستان جوہر میں 45 سالہ امین، بلدیہ اختیار کون آفریدی چوک کے قریب 18 سالہ سازمان نانی بیٹا، کتری مسجد کے پاس جو ہے کرنٹ لگنے سے ایک شخص جہاں باد ہوا. لیاری جہاں باد میں سب گرنے سے دوست محمد اور نور محمد جو 2 افراد جہاں باد سے. اس کے علاوہ 5 کالونی میاں والی کالونی میں ندی سے ڈوبی ہوئی 7 سالہ بچی ساویب کی لاش برآمد کر لی گئی. ندی جان دو ندی سے 18 سالہ اسد کی ڈوبی ہوئی لاش بھی برآمد کر لی گئی. اس کے ساتھ سٹی کورٹ کے قریب کرنٹ لگنے سے 10 سالہ انس جہاں ہوا. مانڈی نمبر 4 میں دکان میں کرنٹ لگنے سے 65 جہاں ہوا. اس کے ساتھ ہی جو ہے عیدگاہ کے قریب کرنٹ لگنے سے 8 سالہ اور گلشن باغ بلاک 13D میں کرنٹ لگنے سے 17 جہاں کو مودی کالونی لے لے. شکریہ شاہد.
چیف جسٹس گلزار احمد کراچی پہنچ گئے. کل کراچی رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ کل سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے. تجاوزات کے خلاف 100 سے زائد درخواستوں کی سماعت ہوگی. صوبائی وزیر سعید غنی کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت بھی کل ہوگی. سائن بورڈ گرنے کے خلاف اسکود نوٹس کی سماعت بھی کل ہوگی. بغیر اجازت کرونا ویکسین کا ٹرائل کیوں؟ ڈریپ برہم ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی کو ویکسین ٹرائل سے روک دیا. وائس چانسلر ہیلتھ یونیورسٹی سے ٹرائل پر وضاحت طلب. قانون کے تحت کلینکل ٹرائل کے لیے اسٹڈی کمیٹی کی اجازت ضروری ہے. الزام ثابت ہونے پر ڈاکٹر جاوید اکرم کی خلاف کارروائی ہوگی. مزید جانیں گے سجاد کاظمی سے. جی سجاد. بالکل، ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی کو کورونا ویکسین ٹرائل سے جو ہے روک دیا گیا ہے اور ڈریپ کی جانب سے ڈریپ کے ڈائریکٹر فارمیسی سروسز ہیں جن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بغیر منظوری کے جو ٹرائل لیے جا رہے تھے، جس پر وائس چانسلر سے جو ہے وضاحت بھی طلب کر لی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی اگر تحقیقات ہوں گی، تحقیقات کے بعد اگر ان کا نام آتا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور جو قوانین کے حوالے سے اگر بات کریں تو بایو اسٹڈی قانون 2017 کے تحت ملک میں کوئی بھی دوائی اور ویکسین کا جو ہے تیاری کا عمل ہے اس سے پہلے جو ڈریپ کی جو اسٹڈی ہے وہ جو کلینکل ٹرائل اسٹڈی ہے وہ طرف اجازت دینا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہی کوئی جو ہے ادارہ جو ہے اس کے اوپر تحقیقات یا ٹرائل لے سکتا ہے، جو کہ اب اس مرتبہ لی نہیں گئی تھی. اور جس کے بعد اب ڈریپ ان ایکشن آیا. ڈریپ کی جانب سے جو ڈائریکٹر ہے ان کی اور پھر نامی ڈائریکٹر ہیں جن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وائس چانسلر وضاحت دیں کہ ہماری اجازت بغیر انہوں نے کیسے یہ ٹرائل لے لیے ہیں. اگر وضاحت دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو ممکنہ طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. شکریہ سجاد. اس کے ساتھ یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نیب میں پیش ہونے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کہ دامن صاف ہے، ایک بار نہیں 10 بار بلانے پر نیب جائیں گے. ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہم نے نہ غلط کام کیا نہ کسی کو کرنے دیں گے. تمام چیزیں قاعدے اور قانون کے مطابق چلتی ہیں. تمام چیزیں رولز اور ریگولیشن ہر چیز کی طے ہیں. ہر کسی کا اپنا اختیار ہے. تمام چیزیں روزانہ ہزاروں فائلیں چلتی ہیں. اب ہر فائل تو چیف منسٹر کے پاس نہیں آتی، لیکن جب ہمارا دامن صاف ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں ایک نہیں 10 منٹ بلائے ہم جائیں گے، ہر فورم پہ جائیں گے، ہر جگہ پہ جائیں گے، ہر چیز دکھائیں گے. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. تو جن کا دامن صاف ہے ان کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ بھی جب بھی کسی عدالت نے یا کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے ہمیں بلایا، میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوا ہوں، آنریبل ہائی کورٹ لاہور میں پیش ہوا ہوں، آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوا ہوں، میں FIA میں پیش ہوا ہوں اور میں نیب میں بھی پیش ہوں گا. اور تمام ریکارڈ خود ہی بتاتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا کچھ اور اس کی وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کل احتساب عدالت آصف علی زرداری کو بذریعہ ویڈیو لنک چارج کرنے جا رہی ہے. عدالتوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی خوش آئند ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے لکھا ہے کہ جس طرح آصف زرداری سے متعلق ویڈیو لنک کا استعمال ہو رہا ہے، نواز شریف کے خلاف مقدمات میں ٹیکنالوجی استعمال کیوں نہیں کی جا رہی. وفاقی وزیر نے مطالبہ کیا کہ مقدمات فوری شروع کرنے چاہیے، نواز شریف ویڈیو لنک سے شامل ہوں. احتساب عدالت نے پارک لین کیس میں نامزد پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری پر فرد جرم کی تاریخ مقرر کرنے کا حکم نامہ جاری کر چکی ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں. غدیر خم کو سجایا جا رہا ہے، علی علیہ السلام سب کے مولا بتایا جا رہا ہے. جامع امام خمینی ماڑی انڈس میاں والی میں عید غدیر کی مناسبت سے روح پرور تقریب کا انعقاد ہوا. امام خمینی ماڑی انڈس میں جشن غدیر ہر سال کی طرح مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. اس سال جشن غدیر کا انعقاد حکومتی احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محدود پیمانے پر کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے خطاب فرمائے. اس نورانی محفل میں علامہ محمد حسن سولر، قائد اہل سنت علامہ پرویز اکبر ساکی اور خطیب اہل سنت قاری شعیب قادری صاحب نے خطاب کیا اور اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کیا. قائد اہل سنت علامہ پرویز اکبر ساکی نے اپنے خطاب میں علامہ سید افتخار حسین نقوی کے سماجی اور مذہبی کاوشوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرمائی. علامہ صاحب نے آئی کے ٹرسٹ کے ذریعے جو اپنا مشن شروع کیا ہے، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مشن کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اہل سنت ہے، یہ اہل حدیث ہے،
ये दो बंदी है, उन्होंने हर एक को अपने सीने से लगाया। खतीब अहले सुन्नत साहिबजादा मोहम्मद शुएब रजा कादरी ने अपने मखसूस अंदाज में मिदह हजरत अली अलैहिस्सलाम बयान करके सामीन के ईमान को तकवीयत बख्शी। नबी ने अली कहा, गदीर खून की बाती में बुलंद करके फरमाया, मन कुंतु मौला हो फहादा अलीयुल मौला। फिर याद रखना, आज से जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इंतजामिया की तरफ से इंटरनेशनल ऑनलाइन इनामी मुकाबला में शिरकत करने वाले तलबा में से बजरिया कुरानदाजी अव्वल, दोम और सोम आने वाले खुश नसीबों को नकद इनाम, विलायत शील्ड और कुतब के तोहफ़ देकर हौसला अफजाई की गई। तकरीब के अख्ताम पर वाइस चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट मौलाना सैयद इंतसार मेहदी नकवी ने सदारती खिताब करते हुए हाजरीन का शुक्रिया अदा किया और इत्तेहाद उम्मत के दाई अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की सेहतयाबी और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं की। कैमरामैन नियाज शाह के साथ सैयद मेहताब हुसैन, सच न्यूज, मियांवाली। न सड़कें और ना ही एम्बुलेंस दस्तयाब, ये है पाकिस्तान के सियाहती मकाम स्कर्दू का नवाही गांव गमसर थूर गुनाला गांव, जहां अहले खाना को मरीज कंधों पर उठाकर स्कर्दू अस्पताल ले जाना पड़ता है। गमसर धुरगुनाला के एक शख्स को अचानक बिजली का करंट लगा। इब्तदाई जब इमदाद के बाद तबीयत में बेहतरी न आई, अहले खाना अपने कंधों पर उठाकर 3 घंटे की मुसाफत तय करके स्कर्दू अस्पताल मरीज को लेकर पहुंचे। अहले इलाका का कहना है कि गांव को जाने वाली सड़क इस काबिल नहीं कि गाड़ी गांव तक पहुंच सके। रेस्क्यू को मरीज उठाने के लिए दरख्वास्त करने के बावजूद उन्होंने गाड़ी न होने का बहाना करके गांव तक आने का बहाना कर दिया। जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने मरीज को चारपाई पर बिठाया और कंधों पर चढ़ाकर स्कर्दू तक ले आए। अहलियाने इलाका का कहना है कि सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है, वहां तक अमूमन गाड़ियां नहीं जाती, जिसके बायस उन्हें इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई। अफगानिस्तान में लोया जरगे ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का फैसला सुना दिया। अफगान लोया जरगे ने तालिबान से जंग बंदी का मुतालबा भी कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं कि जरगे ने साबित कर दिया कि हुकूमत और अवाम अमन की ख्वाहिश रखते हैं। अफगान अमन मुज़ाकरात की राह में हाइल बड़ी रुकावट लोया जरगा ने दूर कर दी। 3 रोज की बैठक के बाद लोया जरगा ने अफगान हुकूमत की कैद में 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का फैसला दे दिया। लोया जरगा में मंजूर होने वाली करारदाद में मुतालबा किया कि तालिबान कैदियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी जमानत पर रिहाई दी जाए। अगर इन तालिबान कैदियों में कोई गैर मुल्की है तो इसे काबिल एतमाद गारंटी के साथ इस मुल्क के हवाले किया जाना चाहिए। अमन मुज़ाकरात में जमहूरियत, जमहूरी निज़ाम, शहरियों के बुनियादी हकूक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तालिबान भी अफगान कैदियों को रिहा करे। लोया जरगे के मुताबिक पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ताउन करे। चेयरमैन लोया जरगा अब्दुल्ला ने अहम फैसले पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि लोया जरगा का फैसला तारीखी है, अमन मुज़ाकरात की राह में आखिरी रुकावट को दूर कर दिया है। लोया जरगा में तकरीबन 3200 मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। लोया जरगा में जोर दिया गया कि इंट्रा अफगान अमन मुज़ाकरात को फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। अफगान सदर अशरफ गनी ने लोया जरगा के इख्तितामी खिताब में कहा कि जरगे ने साबित कर दिया कि अफगान हुकूमत और अवाम अमन की ख्वाहिश रखते हैं। अब बॉल अफगान तालिबान के कोर्ट में है। अब तालिबान अमन की ख्वाहिश का इजहार जंगबंदी का ऐलान करके करें। साबिक सदर हामिद करजई ने उम्मीद जाहिर की कि तालिबान कैदियों की रिहाई के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अफगान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। बेरूत धमाके ने लबनान की सियासी बुनियादें हिला दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजारत खारिजा की इमारत पर कब्जा कर लिया। फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पों के दौरान एक एहलकार मारा गया। मुजाहिरीन ने हुक्मरानों को धमाके खास जिम्मेदार करार देते हुए इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। बेरूत में बंदरगाह के करीब मंगल को होने वाले धमाके के खिलाफ हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजारत खारजा की इमारत पर कब्जा करके इसे इनकलाब का मरकज करार दे दिया। मुजाहिरीन ने इमारत में तोड़ फोड़ भी की। मुतादिद सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई।
पार्लियामेंट पर कब्जा करने की कोशिश फोर्सेज ने नाकाम बना दी। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेज ने आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन ने बैंक्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स पर भी धावा बोलकर एक हिस्से को आग लगा दी। फोर्सेज और शहरियों के दरमियान तसादुम में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुश्तइल मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फायर किए हैं। मुजाहिरीन ने जवाबी पथराव किया। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। धमाके से होने वाली तबाही का जायजा लेने के लिए जब 2 वज़रा मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया। बेरूत धमाके में 158 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 6000 अफराद जख्मी हुए, 30,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। लबनान के सदर मिशेल ऑन ने धमाके की बैनुल-अक़वामी तहकीकात के मुतालबात को मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मकामी हुकाम इस बात का जायजा लेंगे कि क्या ये धमाका किसी तरह की बैरूनी मुदाखलत के बायस हुआ है। लबनान के वज़ीर आज़म ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म हसन दियाब का कहना है कि बहरान से निकलने का वाहिद हल कबल अज़ वक्त इंतखाबात है। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।